नमस्कार मित्रों। अरे भैया फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई। ओके, चलिए समास चल रहे थे हम। पार्ट कौन सा है? द्वंद्व। अच्छा, द्वंद्व में हमने ये पार्ट लिख लिया, ये बाकी है ना। चलिए पहले लिखने का काम कर लीजिए। इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व और तथा एवं जहां दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। जहां दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। धनुर्बाण, कृष्णार्जुन, देवासुर, सुरासुर, वर वधु, दिन रात, माँ बाप, पति पत्नी, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, खट्टा मीठा, 25, नर नारी, हरिहर, देश विदेश। अभिषेक जी, सोनू सर ने आते ही मेरे से यही पूछा था, सर तोड़ने और फोड़ने में। उनको आंसर बता दिया है और वो आपको कल एक्सप्लेन करेंगे क्लास। नहीं नहीं, ये सवाल सोनू सर को समर्पित है और वही बताएंगे। नहीं, मैंने आंसर बता दिया ना, आज आते ही सबसे पहले उनको इनका आंसर बता दिया, तो वो बताएंगे ज्यादा बेहतर आपको, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर लिया उनको पूरा। क्यों? देखिए सिंपल है। अगर कोई वस्तु अंदर से खोखली है तो उसके लिए हम फोड़ना प्रयोग में लेते हैं, और भारी है तो उसके लिए हम तोड़ना प्रयोग में लेते हैं। जैसे पत्थर तोड़ना, क्योंकि पत्थर अंदर से भी ठोस है। लेकिन नारियल, गुब्बारा, गुब्बारा कभी तोड़ा नहीं जाता, गुब्बारा फोड़ा जाता। नारियल फोड़ा जाता, फोड़ा जाएगा क्योंकि वो अंदर से खाली होता। बस यही है बेसिक अंतर, बाकी कोई कोई ज्यादा नहीं इसमें उलझना है। खाली पार्ट होता है उसके लिए हम फोड़ने का प्रयोग करते हैं, और जो भरा हुआ ठोस है उसके लिए हम तोड़ने का प्रयोग करते हैं। हाँ? हाँ, अब यार ये तो भूगोल वाले बताएंगे कौन सा है, सुसुप्त है या जागृत है। ज्वालामुखी में भी वापस प्रकार है, सोया हुआ ज्वालामुखी, जागा हुआ ज्वालामुखी, सुसुप्त है, जागृत है। ये लिख लिया सभी ने? पत्नी की मात्रा गलत है, पत्नी तो सही होगी बाप में। कौन सी ये? अरे सही है, कहा इसने कह दी। अरे सही है पत्नी, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, इसकी मात्रा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी ना, इसे किसके साथ, दोनों सही है। बड़ी पत्नी याद आ रही है तुम लोगों को? पहले पढ़ाई तो कर लो, पत्नी के काबिल बन जाए, या पहले से है? हाँ? है तो है और मिली नहीं, ये क्या अभिप्राय है? हाँ? बुलाती है मर्ज कर, जाने का नहीं। चलो बढ़िया। अगला है समाहार द्वंद। समाहार द्वंद बाकी है। अरे लिख लो लिख लो। वापस आऊंगा ना मैं यहाँ पे, और क्या, जो लिख लिया वही ठीक है, लाइन छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए समाहार द्वंद। समाहार द्वंद। यहां एक सावधानी रखनी है आपको, ये लिखने के बाद आप लाइन छोड़ोगे और फिर ये लिखोगे। क्या कह रहा हूं सुन लो। ये टाइटल लिखने के बाद ये पूरा लिखेंगे हम, फिर उसके बाद आप लाइन छोड़ोगे। लाइन छोड़ने के बाद ये हेडिंग लिखनी है और फिर ये लिखना है। ये इसी के अंदर है, इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है,
हाथ पांव, देखिए हाथ पांव में चंद्र बिंदु बना देना। भला बुरा, दाल रोटी, खाना पीना, बाप दादा, रुपया पैसा, बहू बेटी, पेड़ पौधे, बाल बच्चा, फल फूल। फिर एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डालनी है, निरर्थक शब्दों का विग्रह नहीं होता। अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल, चाय वाय, आस पास, आमने सामने, ये सभी लिखने। लिख लिया सभी ने? निरर्थक में अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल, चाय वाय, आस पास, आमने सामने। अगला आ जाइए, विकल्पक। विकल्पक द्वंद, या, अथवा, जहां, और ये संख्या 4 नहीं है, ध्यान रखना। ये जो पार्ट है ये संख्या 4 नहीं है। एक लाइन छोड़ करके ये सिर्फ हेडिंग लिखनी है आपको, इसी का ही भाग है, परंतु संख्या 4 नहीं लिखनी है इसको। संख्यावाची द्वंद, ये भी एक शब्दों का समूह है जो आपको मैं आगे समझाऊंगा इसमें किस तरीके से हम विग्रह करेंगे। विकल्पक द्वंद या अथवा का प्रयोग करेंगे जहां कोई एक विकल्प के रूप में हो। एक, दो, 10, 12, 100, 50, लाख, 2 लाख, लाख, 2 लाख। पाप पुण्य, घट बढ़, घट बढ़।
सुख दुख, जीवन मरण, कर्तव्या कर्तव्य। यस, लिखने एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डालना, संख्यावाची द्वंद 1 2 10 12 100 50 लाख 2 लाख। खैर इस पर आ जाएंगे उस समय और लिख लेना आप। चलिए अपन विग्रह पर आते हैं। ओके, ये एग्जाम में आया हुआ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, और पहले इसी को ही लिया मैं। देखिए ये वास्तव में शब्द संधि का है। किसका शब्द है? ये संधि का शब्द है। और विसर्ग संधि मैंने पढ़ाई थी आपको। ये धनुहा और इधर आ रहा है बाण। जैसे आयुधन वेद क्या बना? आयुर्वेद। यजुधन वेद यजुर्वेद। उसी नियम का है, पार्ट है ये। धनु धन बाण, और ये विसर्ग से पहले उ है, विसर्ग किसमें बदलेगा? र में, और ये बनता है धनुर्बाण। संधि से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले एग्जाम में इस प्रश्न को उठाया और उन्होंने ये पूछ लिया इसमें समास बताओ। तो देखो ये है धनुष और ये है बाण। जितना अस्तित्व धनुष का है उतना ही अस्तित्व बाण का भी, इसलिए इसका विग्रह क्या होगा? धनुष और बाण। आप धनु भी लिख सकते हो, धनु का मतलब भी धनुष होता है, तो आप सही सटीक अर्थ देने के लिए हम धनुष भी लिख सकते हैं। तो इसका विग्रह होगा धनुष और बाण। दूसरे का कृष्ण और अर्जुन। और तीसरा देव प्लस असुर, उसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे देव प्लस असुर तो क्या हो जाएगा? देव और असुर, सब में और लगाना है। कृष्ण और अर्जुन, देव और असुर। अगला शब्द देखो कितना अच्छा है, सुरासुर। देखिए ये भी संधि से बना हुआ, इसमें आता है सुर और इधर क्या आ रहा है? असुर। सुर का अर्थ होता है देवता, असुर का मतलब क्या होता है? राक्षस। तो ये दो अलग, जितना अस्तित्व देवताओं का उतना ही राक्षसों का भी है। देवताओं की अहमियत कब बढ़ती है? जब राक्षस अत्याचार करने लगते हैं तो देवताओं की भी अहमियत बढ़ने लग जाती है, बाकी राक्षसों को कोई नहीं पूछता। फिल्म में अगर विलेन नहीं होगा तो क्या हीरो की इंपोर्टेंस होगी? क्या कोई इंपोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो उसके कैरेक्टर को दिखाने के लिए एक बुरा आदमी चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी को एक्शन में दिखाना चाहते हो तो उसको लड़ाना पड़ेगा, लड़ाने के लिए किसी को एक थोड़ी देर के लिए बहादुर बनाना पड़ेगा, फिर 2-3 मार वो खा के वो गिरेगा और यार हीरो तो बहुत जोरदार ताकतवर है। बाकी ऐसे बैठे बैठे क्या हिले ही नहीं, कुछ नहीं, तो कुर्सी पे यूं मुक्का चलाएगा? नहीं चलाएगा। इसलिए किसी पार्ट के कैरेक्टर को दिखाने के लिए उसके बराबर भगवान राम इतने प्रसिद्ध हुए, अगर रावण ना होता तो हो पाते क्या? भगवान राम अवतार भी नहीं लेते, भगवान राम अवतार भी नहीं लेते, क्योंकि रावण का कैरेक्टर ही अलग था। रावण के कैरेक्टर की वजह से भगवान राम के कैरेक्टर में इतनी प्रसिद्धि आई। तो होता है, तो वो जितना अस्तित्व देवताओं का उतना ही अस्तित्व कितना किसका है? राक्षसों का। तो सूर और असुर, वर और वधु। दूसरा क्या होगा? वर और वधु। मात्रा बड़ी है वधु में, ध्यान रखना। स्त्री जाति समस्त सभी जगह पर बड़ी मिलेगी, सभी जगह पर, कहीं पे अपवाद स्वरूप है। ठीक है, पहले बताया था ना मैंने आपको सारा उदाहरण दे करके। हाँ, दिन रात, दिन और रात, दिन रात मेहनत कर रहा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के। लेकिन आप सोचिए जितना अस्तित्व दिन का है उतना ही अस्तित्व किसका है? रात का है। अगर जिंदगी में रात ना हो तो हम दिन में जो कार्य करते हैं 8 घंटे तक, उसके बाद इस शरीर को आराम देने के लिए रात जरूरी है। अगर आप रात होती नहीं तो आप सोचिए इंसान सोता कब? दिन में ही ऐसे ही, दिन में नींद निकालता फिर तो। बात समझ रहे चीज को? इसका मतलब जितना अस्तित्व रात का है उतना अस्तित्व। और देखो पीछे वालों को ज्यादा समझ आया। हाँ सही है, बेचारे थक के जाते हैं, रात को सोते हैं। लेकिन माँ बाप
देखिए माँ और बाप, माँ और बाप, जितना अस्तित्व मम्मी जी का उतना ही पापा जी का है। हाँ, मम्मी खाना बनाती है, खिलाती है, तो पापा जो है वो कमा करके भी देते हैं और काबिल बनवाते हैं हमको, तो दोनों का अपना अस्तित्व है। ठीक है, पति पत्नी, बिल्कुल, पति और पत्नी, ये रिश्ता है पति पत्नी का। देखिए, पत्नी का मतलब क्या है? ऐसी स्त्री जो पति पर तनी रहे, ये पत्नी की परिभाषा है। ऐसी स्त्री जो पति पर तनी रहे, पर ध्यान रखना, इन दोनों के जोड़े को दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ऐसी पत्नी जो पति का दम निकाल दे। पत्नी बड़ी खतरनाक होती है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। गौरी कौन है? पार्वती। शंकर जी भगवान भोलेनाथ। गौरी और शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, सीता और राम, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अब रुक जाना, खट्टा मीठा एक शब्द आ रहा है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण हो गया। यहां देखिए, ये विशेषण शब्द है और ये भी विशेषण शब्द है। मैंने आपको क्या कहा था? संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण आए तो है जो का प्रयोग करते हैं। खट्टा है जो, मीठा, जैसे कच्चा आम, एक चॉकलेट आती है ना, पता नहीं कौन सी है वो, पर कभी आप लोगों ने खाई तो होगी। तो खट्टे और मीठे का एहसास हुआ तो उसको कहते हैं खट्टा है जो, मीठा। अभी लिखना नहीं है, समझ जाओ। ये क्या मैं बता रहा हूं, पिछली बार भी ऐसी गलती की लड़कों ने। वो गलती की थी वो मुनि श्रेष्ठ में, वो एक शब्द आया था, तो मुनि श्रेष्ठ में विग्रह करते हैं तो मुनियों में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष। लकीर का फकीर नहीं बनना है, समझना है पेपर सेटर आपको कैसे उलझा सकता है। मुनियों में श्रेष्ठ, लेकिन उन्होंने विग्रह करके दिया आपको, और वहां विग्रह यह था कि श्रेष्ठ है जो मुनि। तो ये मुनि की विशेषता बताई गई है कि मुनि जो श्रेष्ठ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो वहां विग्रह यह था, श्रेष्ठ है जो मुनि। तो ऐसे विग्रह करते ही वो सीधा क्या बन गया? कर्मधारय समास बन गया। क्या बन गया? कर्मधारय बन गया। अब इसका विग्रह अगर परीक्षा में खट्टा और मीठा मिले तो ये द्वंद्व है, क्योंकि और का प्रयोग कहां होता है? द्वंद्व में। और अगर कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए कि खट्टा है जो, मीठा है जो, तब भी खट्टा मीठा माना जाएगा और वो राइट माना जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कौन है? ये विशेषण। इसलिए तो इसका विग्रह आप लिखिए, खट्टा और मीठा ऑब्लिक, खट्टा है जो, मीठा है जो, और कोष्टक में लिख देना कर्मधार है, ताकि ध्यान रहेगा आपको कि हाँ, ये दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है विग्रह में फंसा करके। खट्टा और मीठा है तो द्वंद्व है, बस और आ गया अगर तो आप समझ लेना वो द्वंद्व की बात है। ओके, चलिए 25 क्या लिखा है ये? अब आपको यूं लग रहा होगा कि ये 25 तो हम तो दिगु में बात कर रहे थे, संख्या का कंसेप्ट कहां होता है? दिगु में, फिर ये यहां कैसे आ गई, है ना? तो आप देखिए 25 के निर्माण प्रक्रिया पर बात करते हैं। 25 बनता है 5 और 20 के योग से, 5 और 20। ठीक है, तो अब यहां क्या है? वे संख्याएं जिसके अंत में, यह आरपीएससी आरएस में आया हुआ प्रश्न है। मैं सारे उदाहरण कंपटीशन एग्जाम में आए हुए वही ज्यादा ला रहा हूं, ताकि उससे क्या होगा आपको पता लगेगा प्रश्न कैसे बन सकता है। ठीक है, वे संख्याएं जिसके अंत में 0 आता हो, नोट है लिखा हुआ है, सारा कंप्लीट है, खाली इसको समझना है। वे संख्याएं जिसके अंत में 0 आता हो, नंबर 1। वे संख्याएं जिसके अंत में 9 आता हो, क्या आता हो? 9। और वे संख्याएं जो 1 से 20 तक की, इनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, वे संख्याएं जो 1 से 20 तक की संख्या के दायरे में आती है, 1 से 20, इनको छोड़ करके।
पहली बात तो मतलब 20 तक हमको संख्या नहीं लेनी, 20 से ऊपर जाएंगे क्या आएगा 21, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, क्या इसके अंत में शून्य आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें 30, क्या ये 1 से 20 के दायरे में आता? नहीं आता, लेकिन इसके अंत में क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो इसके अंत में शून्य आ रहा है तो इसको हम इस समास में नहीं गिनेंगे। और जिसके अंत में क्या आ रहा हो? 9 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, उसको भी इस समास में नहीं गिनेंगे, क्योंकि आपको पता है एक कम किसमें आता है? अव्यय पर। तो वे संख्याएं जो 1 से 20 तक है या जिसके अंत में शून्य आता हो या 9 आता हो, इन सबको छोड़कर बाकी जितनी संख्या बचती है वो इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है? क्या ये 1 से 20 के दायरे में? नहीं। क्या इसमें अंत में 9 है? नहीं। क्या अंत में इसके क्या है? शून्य है? नहीं। तो इसका विग्रह होगा 6 और 30। बात समझ में आ गई? 26 का क्या होगा? 6 और 20। देखिए जो उच्चारण में पहले आवे विग्रह में भी पहले उसी को लिखना है। 26 तो 6 पहले आ रहा है तो 6 और 20। बात समझ में आ गई? तो 25 का विग्रह क्या होगा? 5 और 20। ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको नोट लिखवाता हूं, और कहां नोट लिखना वो मैं बता रहा हूं आपको। जब आपने वो 1,00,000 2,00,000 लिखा ना, उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डालो नोट। 1,00,000 2,00,000 कहां लिखा है? संख्यावाची द्वंद्व है ना, वहां आ जाइए और एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डालिए नोट। देखो ये रहा नोट। वे संख्या समझ लीजिए जिनके अंत में क्या आता हो? शून्य या 9 आता हो, या 1 से 20 तक की संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्यावाची शब्द इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। जैसे 31 का क्या होगा? 1 और 30। इसी प्रकार 26 का क्या होगा? 6 और 20। ठीक है, चलिए एक बार और ले लेते। जैसे ये क्या लिखा बताइए? अष्टादश। क्या लिखा मैंने? अष्टादश। इसका विग्रह होता है 8 और 10। तो ये तो अष्टादश का मीनिंग क्या होता है? 18। ये तो 1 से 20 की संख्या में आ गई, 1 से 20 की संख्या में आ गई, फिर इसका विग्रह कैसे हो गया? 8 और 10। बस यहां आपको इंटरव्यू में फंसा सकते हैं, तो देखिए ध्यान रखना। अष्टादश, अष्टादश शब्द संस्कृत का है। अष्टादश शब्द किसका है? संस्कृत का। और ये नियम की बात हो रही है हिंदी के शब्दों की। और अष्टादश को हिंदी में बोलते हैं 18। क्या कहते हैं? 18। ये ध्यान रखना, अगर पेपर सेटर अष्टादश दे दे ऐसा लिखा हुआ ये संस्कृत का, तो इसका विग्रह होगा 8 और 10, सप्तदश 7 और 10 इस तरीके से। लेकिन 17 ये हिंदी का शब्द है, 16 हिंदी का शब्द है। बात समझ में आ गई? इसलिए ध्यान रखना, यहाँ बात हो रही है सिर्फ हिंदी के शब्दों की, संस्कृत के शब्दों की नहीं हो रही है कि हाँ सर 1 से 20 में तो ये 18 फिर इसका कैसे हो गया? नहीं, इसका विग्रह होगा 8 और 10। ये लिख लिया आप लोगों ने नोट? चलो लिख लीजिए, इस नोट को लिख लीजिए। वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या 9 आता हो या 1 से 20 तक की संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्यावाची शब्द इतरेतर द्वंद्व की श्रेणी में आते हैं, यानी वे उदाहरण माने जाएंगे। 31, 1 और 23, 26, स्पेशल 26, 6 और 20।
हो गए, लिख लिया सभी ने। 25 का विग्रह अब क्या होगा बताएं? 5 और 20। चलिए अब आ जाइए वापस बैक। ये तो हो गया हमारा पार्ट। अब आ जाइए नर नारी, नर और नारी। हरि हर, हरि का अर्थ होता विष्णु, हर का अर्थ होता महादेव, अर्थात विष्णु और महादेव, इसका मीनिंग है हरि और हर। हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो हर का मतलब होता है महादेव। देश और विदेश, सुना नहीं था, मैं इतना बोल रहा था, कहाँ खो गए थे? एफएस चले गए? इतना कहा हरि हरि क्या होता है, विष्णु होता है, हर यानी महादेव होता है, हर हर महादेव, इतनी बातें बोल दी मैंने, तुम खो गए कई ख्यालों में। देखो हरि और हर, हरि और हर। हरि का मतलब विष्णु, कपि हरि वानर मरकट। हरि कहते हैं विष्णु को, हरि यानी बंदर भी होता है। और हर, हर यानी क्या होता है? महादेव। ये ध्यान रखना, हर यानी महादेव भी होता है, ठीक है ना। हर, हर यानी प्रत्येक भी होता है। हर घड़ी बदल रही है धूप छाव जिंदगी, हर तरफ तुम ही तुम, तो हर यानी प्रत्येक भी होता है, हर का मीनिंग, ठीक है ना। और गणित में अंश और हर भी होते हैं, तो ये एक अनेकार्थक शब्द है, इसके कई अर्थ है, लेकिन यहां हर का मतलब महादेव, ठीक है। ये हो गया, सभी ने लिख लिया होगा। चलिए अब आ जाइए समाहार द्वंद। हाथ, पांव आदि, इसका लिखने का तरीका ऐसे है, आपको लिखना ऐसे है, यहां लिखना है हाथ, फिर कॉमा, फिर लिखोगे पांव और फिर लिखोगे आदि। हाथ पांव आदि, इस तरीके से। हाथ पांव, हाथ और पांव नहीं लिखना है, हाथ पांव आदि। लिख लिया? तो भला बुरा का क्या होगा? भला बुरा आदि नहीं होगा। लिख लिया होगा, मुझे पता है, गाड़ी जा रही है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको समझे, इसको भला बुरा इत्यादि भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको ये कहूं, देखिए मैंने आपको हिंदी पढ़ाई और आपका सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, मुझे माफ कर देना। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कभी किसी से माफी मांग रहा है, इस चीज को समझना। मैंने, चलिए मान लीजिए मैं आपको अपनी आज लास्ट क्लास है, उसके बाद अब कोई क्लास ही नहीं है, विगत 1.5-2 महीने से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस दरमियान कटुवाणी का प्रयोग किया हो, हृदय को आघात पहुंचाई हो, ठीक है ना, तो कोई भला बुरा कहा हो तो मुझे माफ कर लेना। बात समझना इस चीज, पूरी बात को। अगर कोई भला बुरा कहा हो तो मुझे माफ करना। तो बताइए मैं माफी काय के लिए मांग रहा हूं, भले के लिए या बुरे के लिए? बुरा कहा उसके लिए माफी मांग रहे। कोई व्यक्ति भला कह रहा है तो वो माफी कैसे मांग सकता है? बात समझ रहे ना? इसलिए इसका विग्रह होना चाहिए बुरा आदि। देखिए अगर मैंने कभी बुरा आदि कहा हो तो माफ करना। मैंने पढ़ा है ना, आपका सिलेक्शन हो गया, ये तो मैंने भलाई का काम किया, उसके लिए भी मैं माफी मांग रहा हूं, अरे तेरा सिलेक्शन हो गया मुझे माफ कर देना, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका विग्रह लिखिए बुरा आदि। जिंदगी में कभी कोई माफी मांगता है तो बुरे के लिए मांगता, भले के लिए नहीं मांगता। तो सही बात है ये, इसलिए इसका विग्रह होना चाहिए बुरा आदि, भला बुरा आदि नहीं करना। दाल, बाकी सब में लिख लो आप, दाल रोटी आदि, खाना पीना आदि, बाप दादा आदि, रुपया पैसा आदि, बहू बेटी आदि, पेड़ पौधे आदि, बाल बच्चे आदि, सब में लिख लेना। और फल फूल आदि तक का आ जाओ, यहां तक आ जाओ। हाँ, फल फूल आदि, बाल बच्चे आदि या बाल बच्चा आदि, ऐसा भी लिख सकते हो। जैसे हम किसी के घर मेहमान जाते हैं, मैं भी जाता हूं, तो मुझे जाते ही मैं जाता हूं तो मुझे ये सवाल नहीं पूछते आपकी तबीयत कैसे है, आप कैसे हो, तो सीधा, क्योंकि अकेला जाता हूं तब की बात बता रहा हूं, तो क्या पूछते पता है? बाल बच्चे कैसे, पहले सवाल यही करेंगे। वो नहीं आई, अरे यार मैं आया हूं जीता जागता, वो कोई पूछ नहीं रहा है, तो सीधा सवाल क्या करेंगे? जमाई साहब आप आ गए, है ना? हाँ वो क्यों नहीं आए? अरे भाई पहले मैं आया हूं वो तो देख लो,
फिर बाकी बात करेंगे, लेकिन सीधा सवाल क्या करेंगे, बाल बच्चे कैसे हैं? फिर मैं भी वैसे ही बोलता हूँ, बाल तो सर पर है, बच्चे घर पे खेल रहे हैं। मैंने कहा बाल तो सर पर है ना, बच्चे घर पे खेल रहे। लेकिन ध्यान रखना, इस बाल बच्चे के अंदर की बात क्या है वो बता रहा हूं। बाल बच्चे आदि का मतलब, बाल बच्चे में बाल बच्चे की बात नहीं हो रही है, उनकी मम्मी की भी बात हो रही है। वो नहीं आई है बाल बच्चे कैसे। मैंने कहा बाल बच्चे सब ठीक है, बाल भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है, घर में मेरे पिताजी वो सब ठीक है, और साथ में पड़ोसी भी ठीक है। मतलब बाल बच्चे आदि सब आ गए, ईटीसी एक्सेट्रा। अरे यार बता रहा हूं, तुम तो उसी बाल की खाल निकाल रहे हो। अरे बाल बच्चे का मीनिंग कंसेप्ट समझा रहा हूं, तुम्हारे साथ भी होगा कभी, जमाई बड़ों के पीछे वालों तो जाएंगे, भाई साहब बाल बच्चे कहते हैं, मेरे तो बाल ही नहीं है, कहां बच्चे का हूँ। चलो अगला है हमारा, निरर्थक शब्दों का क्या नहीं होता, विग्रह। इसको समझना निरर्थक शब्द क्या है, इसको पढ़ने के लिए पहले एक उस पेज पे जाना, दिमाग को ले जाओ। जब मेरी क्लास हुई थी, शब्दों को दो भागों में पढ़ाया था, सार्थक शब्द और निरर्थक। जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ये उसी कैटेगरी है। तो इसमें पहले नंबर पे कौन आ रहा, अड़ोसी। हमें पता है सार्थक कौन है, पड़ोसी। अड़ोसी का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हम इसको अपने व्यवहारिक जीवन में ठूंस देते हैं। अड़ोसी पड़ोसी सब कैसे हैं आपके, ठीक है। कभी यूं नहीं कहेंगे पड़ोसी कैसे, अरे अड़ोसी पड़ोसी ठीक है, आओ सब ठीक है। तो इसका विग्रह होगा पड़ोसी आदि। इसका विग्रह क्या होगा, पड़ोसी। अड़ोसी कोई नहीं होता है, अड़ोसी होता भी नहीं है, लेकिन हाँ हाँ ठीक है। अगला, अगल बगल में कौन है, ये सार्थक है, ये सार्थक है। अगल का कोई मीनिंग ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, बोलते हैं तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं, है ना। वो बहुत फटा पोस्टर निकला है, मूवी आई थी, इलियाना डिक्रूज और वो शाहिद कपूर पर फिल्माया गया गाना था, बढ़िया। तो इसका विग्रह होगा बगल आदि, बगल आदि। चाय वाय, ये जाते ही सवाल करते हैं, भाई साहब चाय वाय लाऊं क्या। हाँ, वह चाय तो समझ में आता है, ये वाय क्या है, क्या है वाय, अंग्रेजी का अल्फाबेट। इसका विग्रह होगा चाय आदि, चाय आदि। वाय तो है ही नहीं, लेकिन बोलते हैं चाय वाय लाए क्या, मतलब चाय की नहीं मिले तो कॉफी ले आई, ठंडा ले आए, तो वाय का मतलब ये, तो चाय आदि। तो इसमें सार्थक कौन है, चाय। ठीक है, में बच्चे यूं समझेंगे कि ये निरर्थक शब्द कौन से हैं और गोले किस पे लग रहे हैं, तो आप निरर्थक पे गोले लगा लेते हैं। चलो अड़ोसी, ये अगल, ये वाय, ठीक है। आस पास, बताइए इसमें कौन है, पास। ये तो ये निरर्थक है, ठीक है। तो इसका विग्रह होगा पास आदि। आमने सामने, बताइए कौन है इसमें, सामने, तो ये निरर्थक है, तो इसका विग्रह होगा सामने आदि। लेकिन हम बोलते हैं, हम आमने सामने का प्रयोग करते हैं, कभी आमने का सिंगल प्रयोग किया, कभी नहीं, होगा भी नहीं। सामने का ही प्रयोग होता है, सामने सेपरेट भी प्रयोग होता है, आमने का प्रयोग नहीं होता। वो एक गाना याद आ गया मुझे, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। कभी यूं थोड़ी कहा आमने ये कौन आया। हाँ, अब इसको भी देखो, तुम पास आए, कि तुम आस आए, पास आए, पास वो आने लगे जरा जरा, तो आस आस नहीं होता, ये ध्यान रखना। चलिए आ जाइए विकल्पक में, पाप या पुण्य। देख लीजिए, इसमें जो गहराई है वो समझनी है। यहाँ ये देखिए क्या आ रहा है, या अथवा। इसमें एक ही बात समझनी है, अगर कोई संधि युक्त पद नहीं है तो या का प्रयोग करना, और अगर कोई संधि युक्त पद है तो किसका प्रयोग करेंगे, अथवा। बस इतना ही समझना विग्रह में। जैसे कर्तव्य, कर्तव्य का होगा कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, धर्मा धर्म, धर्म अथवा अधर्म। बाकी सब में या, पाप पुण्य, घट बढ़, घट या बढ़, हमारे नंबर घट बढ़ सकते हैं, शादी में मेहमान घट बढ़ सकते हैं, हलवाई को कहते हैं ना,
तो घट भी सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। घट इसलिए सकते हैं क्योंकि उस दिन जो लग्न है वो बहुत जगह पर है, तो लोग बढ़ जाएंगे, सारे अपनी जगह पे नहीं आएंगे। उस दिन कहीं है ही नहीं, एक ही लग्न है, तो भीड़ ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए घट भी सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। हमारे नंबर आते हैं एग्जाम में, पहले आंसर की आती है, उसमें नंबर बढ़ जाते हैं, फिर बाद में वापस संशोधित आती है तो नंबर कम हो जाते हैं, है ना। तो घट या बढ़ दोनों सही है। सुख या दुख, जीवन या मरण, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। हो गया, लिख लिया। धर्म अथवा अधर्म, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे, कर्तव्य प्लस अकर्तव्य। ओके, चलिए अब आ जाइए संख्यावाची। संख्यावाची में देखो, ये भी संख्या, ये भी संख्या, एक का क्या होना चाहिए, एक या दो, एक या दो। आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 1-2 रुपए हैं, इसका मतलब या तो एक है या दो है, एक दो। एक और दो नहीं कह सकते, एक और दो तो 3 हो गए, है ना। इसलिए विग्रह होगा एक या दो। कंफर्म नहीं है मुझे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और अगर 3 है तो फिर एक और दो 3, वो तो फिर और तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ 3 है तो फिर एक और दो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पर एक दो नहीं कह सकते। अगला क्या है, 10-12, क्या करे इसका विग्रह, 10 और 12, या फिर 10 या 12, नहीं, फिर गलती कर दो, 10 और 12, 10 या 12 भी नहीं, 10 से 12 तक। अब पहले लिखिए फिर समझाता हूं मैं। 10 से 12 तक, ये 4 उदाहरण इसीलिए लिए, चारों अलग अलग है कमबख्त। पहले में या का प्रयोग है, दूसरे में 10 से 12 तक। कैसे देखिए, ये कंडीशन कब होती है, जब तकरीबन बात होती है। जैसे देखिए, आपसे यूं कहा जाए, अरे यार वहां कितने लोग खड़े, 10-12 लोग खड़े, क्या कहते हैं हम, 10-12 हो, यानी 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 11:30 भी हो सकते हैं, पति पत्नी के साथ छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो 10 से 12 तक, 10 से 12 तक, इसका मतलब ये है। अगला क्या हमारा, 150, तो क्या होगा, 100 से 50 तक नहीं होगा। अब 100 से 50 तक गिनती होती है क्या, 50 से 100 तक। देखो हर चीज में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है कि विग्रह, पहले में हमने या पढ़ा, दूसरे में हमने गिनती सीखी, फिर तीसरे में हमने 50 से 100 लिख दिया, पर गलत है वो, 100 से 50 तक। चौथे तक आते आते विग्रह अब सही सीख जाओगे आप। लाख, 2 लाख, क्या होगा, लाख से 2 लाख तक, लाख से 2 लाख तक। ये मकान कितने में लिया आपने, 1-2 लाख रुपए में लिया, लाख से 2 लाख तक। आई बात समझ में, हो गया कंप्लीट। अब कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं। अब लिखना नहीं है, लिखने का काम हम कल करेंगे, लेकिन अब अंतिम समास है, और वो समास है आपका बहुब्रीहि। आज जो पढ़ाने जा रहा हूं, अब अंतिम लास्ट 10 से 15 मिनट, वो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। कल इस पर बात करने वाला नहीं हूं, कल तो लिखने का ही काम है, और यही आएगा परीक्षा में, क्योंकि बहुब्रीहि समास फिक्स है, एग्जाम में आता है। तो इसका मतलब हमारे लिए ये 10 से 15 मिनट बहुत कीमती है, हमारी जिंदगी को बनाने वाले। इसलिए लिखना नहीं है, लिखने वाला काम सब कल करेंगे, लेकिन समझना जरूर। सबसे पहले बात ये आती है कि समास जो है वो है बहुव्रीहि। पहली बात तो ये आती है कि समास का नाम बहुव्रीहि ही क्यों पड़ा, एक तो ये समझना हमें, ठीक है। तो इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं, ये है बहु और ये है व्रीहि। इस बहु का अर्थ होता है बहुत, बहुत, और व्रीहि का अर्थ होता है धान या चावल, धान या चावल, इसका मीनिंग है। और इसका अर्थ होता है एक ऐसा पात्र या ऐसा कटोरा जिसमें बहुत सारे धान या चावल हो,
उसको बहुव्रीहि कहा जाता है। इस शब्द की व्याख्या बता रहा हूं। बहुव्रीहि का अर्थ है ऐसा पात्र जिसमें बहुत सारे चावल के दाने हो, उसको हम कहते हैं व्रीहि। बात ही आती है हमने इस समास को ऐसा क्यों रखा, इसका नाम क्यों किया होगा। जिसने भी किया बहुत दिमाग लगा के काम किया है। आप लोग सभी किसान वाली पढ़ाई कर रही हो क्योंकि आप किसान से सीधे कांटेक्ट करोगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर किसान से तो मिलेगा ही मिलेगा। और किसान क्या हवा में खेती तो करेगा नहीं, खेत में ही करेगा। और किसान खेती करता है गेहूं की, करता ही है ना, हमारे यहाँ तो गेहूं होते ही है। मैं उदाहरण लेके समझा रहा हूं अब आपको, इसका सटीक उदाहरण ये शब्द कैसे बना। जब अभी चल रही है गेहूं की फसल और कटाई पर है लगभग, ठीक है, किसान ने गेहूं की फसल बोई, इसका मतलब उसने समास की फसल बोई। इसको यूं समझना, किसकी फसल बोई, समास। जब वो फसल काटता है तो उसको क्यारियां होती है और पुले बनाता है, गेहूं के पुले बना के रखता रहता है, एक क्यारी, दो क्यारी, तीन क्यारी, इस तरीके से। तो उसने फसल को काटना आरंभ किया। पुले काटते समय, वो धान काटते समय आप देखना, अगर वास्तव में जिसने खेती को प्रैक्टिकली जिंदगी में जिया है उसके लिए चीज जल्दी समझ में आएगी। आजकल तो क्या है कि मशीनें आ गई, हार्वेस्टर की प्रणाली के, तो डायरेक्ट खेत में जाती है, वहीं कटाई होती है, वहीं पूले बनते हैं, बन जाते हैं। वो दौर भी था जब किसान खुद हाथ से कटिंग करता और पूले बनाता, फिर थ्रेसर लाता और उसमें वो निकालता। उससे हाँ बहुत से अभी भी निकाल, ठीक है ना। ऐसे कितने जो थ्रेसर से, जो मैं बात कर रहा हूं, वहां से इस चीज को देखते हैं और खुद उस चीज को भी जिए। वो हाथ खाद खड़ा करे इस क्लास में, शाबाश, बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने आप किसान के परिवेश को जी करके आए हो और आज भी किसान वाले कार्य आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। मैं भी किसी टाइम खेती बाड़ी का काम करता था, मैंने भी बहुत काम किया, लेकिन अब नहीं कर पाते क्योंकि अब मैं गांव जा नहीं पाता और यहीं रहता हूँ, शहर में बस गया। मुझे अपना गांव प्रिय है लेकिन मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि सुबह उठते तो विद्यालय जाना पड़ता है, फिर वापस शाम को यहाँ आना पड़ता है। तो वो बंदिशें हो गई है। कभी कभी होली, दीपावली, ऐसा कोई त्योहार होता है तब गाँव जाते हैं। खेत दे सौंप रखे हैं, वो करते हैं, और खेतों से भी इतना कोई ज्यादा आमदनी होती नहीं है, तो उस पर हम ध्यान भी ज्यादा देते नहीं है क्योंकि इतना वो नहीं है, मतलब उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, कोई ज्यादा जमीन नहीं है। जैसे आप उधर जाओगे गंगानगर और इस इलाके में, तो आप बहुत बड़े बड़े खेत है और वास्तव में तो वहां वो चीजें लागू होती है। यहाँ पर वो किया सब। तो किसान ने फसल काटी, फसल काटने के बाद पुला बनाया, पर आप देखना पुला काटते समय गेहूं की एक दो बालियां वो जमीन पे नीचे। अच्छा बताइए, वास्तव में क्या वो बाली जो गिरी वो उस पुले का हिस्सा थी कि नहीं थी? लेकिन वो उसके हिस्से में नहीं आया। और वो उदाहरण जो अव्ययी भाव समास का था, परंतु उस पुले के दायरे में आया नहीं, बंधन में नहीं आया, वो गिर गया और वो सीधा पड़ा रहा है। अभी अभी उसको हमने छेड़ा नहीं, उसको कोई तू आ जा इस पुले में रख दो। ऐसे हमने अव्ययी भाव की फसल काट दी, क्यारी काट दी, थोड़ा और आगे गए, दूसरी क्यारी में गए तो तत्पुरुष वाली क्यारी काट दी, मतलब वो उसमें से भी कोई पुला बनाया, उसमें से भी कोई बाली गिर गई। इस तरीके से पूरे खेत में कहीं कहीं बहुत सारी बालियां गिरती। जब पुले बन जाते हैं तो लास्ट में किसान क्या करता है, एक तगारी लेता है और फिर हर क्यारी में जा जा करके उन बालियों को इकट्ठा करता है और फिर उस तगारी में भर देता है। और लास्ट में जब अपने सारे पुले खत्म हो जाते हैं, उन बालियों को भी उसके अंदर डाल देता थ्रेसर में कि कुछ तो दाने इसमें से आएंगे। ये बहुब्रीहि समास उन फसल कटने के बाद जो बालियां बची है ना, उसका पार्ट है। अब कैसे उसको समझा रहा हूं, अच्छी तरीके से समझना कि मैंने जो बात की है वो यहां कैसे सटीक बैठ रही है। ये उदाहरण है प्रतिकूल। देखिए कायदे से, लक्षण से देखें तो ये अव्ययी भाव का है। किसका उदाहरण है ये? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। उपसर्ग आ रहा है तो अव्ययी भाव का है, ये सीधा अव्ययी भाव ही है। जब अव्ययी भाव की फसल काटी गई ना, तो ये प्रतिकूल नीचे गिर गया, वो अव्ययी भाव के दायरे में नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि इस शब्द का अर्थ क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। इस कुल का मतलब क्या होता है? किनारा। कुल का मीनिंग क्या होता है? किनारा। हमारे यहाँ कुल दो होते हैं, एक होता है कुल छोटा मात्रा वाला, मेरे पास कुल 50 रुपए योग। एक कुल का अर्थ इसी का अर्थ होता है वंश।
जैसे मेरा कुल ब्राह्मण वंश में हुआ जन्म, तो कुल यानी आपका खानदान, तो ये वो नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसका मीनिंग किनारा। देखिए ये एक किनारा और एक किनारा। नदी के कितने किनारे होते हैं? दो ही मिलते हैं हमको। अब ये किनारा है, इस किनारे को कहते हैं कुल। क्या कहते हैं? कुल, तटकुल किनारा। और इस किनारे के सामने मैंने आपको प्रति का अर्थ पढ़ा था, विपरीत। प्रति का अर्थ क्या होता है? विपरीत। इस किनारे के विपरीत तो यही किनारा, इस किनारे का नाम होता है प्रतिकूल। देखिए कितनी गहराई वाली बात कर रहा हूं, ये कभी आपने पढ़ा ही नहीं अभी। इस किनारे के सामने वाले किनारे को हमेशा प्रतिकूल कहा जाता है हिंदी में। और कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और इधर अगर वो देखता है तो उसके लिए यह किनारा क्या कहलाएगा? प्रतिकूल। यानी कि किनारे के विपरीत वाला किनारा क्या कहलाता है? प्रतिकूल। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब इस प्रतिकूल का वास्तविक अर्थ हम अपने दैनिक जीवन में क्या ग्रहण करते हैं? क्या किनारे के सामने किनारा ग्रहण करते हैं? क्या कभी नहीं करते। कैसे? देखिए मैं ये कहूं मेरा ही परम मित्र चुनाव में मेरे प्रतिकूल खड़ा है, यानी मेरे विरोध में खड़ा, मेरे अगेंस्ट खड़ा, किनारे के सामने किनारे पे नहीं खड़ा, तो न तो इसकी बात हो रही है न इसकी बात हो रही है। बात हो रही है विरोध में, विपरीत अर्थ में, किनारे की बात नहीं हो रही। इसलिए ये बहुब्री का उदाहरण है। अगर आपको सेंटेंस में पूछा जाए कि मेरा परम मित्र मेरे प्रतिकूल चुनाव में खड़ा है और अंडरलाइन करके दिया जाए प्रतिकूल में समास बताओ, ऐसी स्थिति में विग्रह आपका जो है वो अव्ययी भाव वाला नहीं है, यहां बहुब्री वाला। तो फिर इसको अव्ययी भाव की तरह दिख रहा है तो वो कब होगा? इसका भी हम प्रयोग करके देखते हैं। यमुना के प्रतिकूल जामुनों का बाग है। अब इसको समझिए, यमुना एक नदी है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है और वो कह रहा है कि यमुना के प्रतिकूल, तो यमुना नदी का प्रतिकूल कौन है? ये। और यहां जामुनों का बाग है, यानी इस किनारे पर नहीं इस किनारे की बात हो रही है। यहां प्रतिकूल का मतलब विरोध की बात नहीं हो रही है, किनारे के सामने किनारे की बात हो रही है। इसका मतलब सारा खेल उस शब्द के प्रयोग पर डिपेंड करता है, कब वो बहुब्री और कब वो अव्ययी भाव में चला गया। तो बताइए, कायदे से ये अव्ययी भाव दिखता था, उस फसल को काटा तब, लेकिन गिर गया। इसी तरीके से मैं उदाहरण बता रहा हूं दूसरा। जब गंध की फसल काटी गई, लीपा पोती, इसका विग्रह होता है लीपना और पोतना। ये द्वंद का उदाहरण है। लेकिन जब न तो लेपने की बात होती है न पोतने की बात होती है, अन्य अर्थ की बात हो जाती है, तो वो उदाहरण किसमें चला जाता है? बहुब्री में। तो द्वंद से भी हमने उदाहरण ले लिया, हमने कर्मधारय से भी उदाहरण ले लिया, हमने द्विगु से भी उदाहरण ले लिया, यानी ये कोई भी समास हमने नहीं छोड़ा और सबको समेट करके हमने एक टोकरी में रख दिया। इसलिए इसको हमने नाम दे दिया बहुब्री। एक ऐसा समास है जिसमें हर समास के उदाहरण आपको मिलने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि इस समास को अव्यय भाव को भी देखना है, तत्पुरुष भी देखना है, कर्मधारय भी देखना है, द्विगु भी देखना है, तब जाकर के हम यहाँ आ पाएंगे तो बहुब्री पर। ये तो मैं शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, एक ऐसा पात्र जिसमें बहुत सारे धान या चावल हो। क्या बहुब्री में वास्तव में धान और चावल की बात हो रही है? नहीं हो रही है। हम तो पढ़ने की और शब्दों की बात कर रहे हैं। ये खुद अपने आप में बहुब्री का उदाहरण। अगर परीक्षा में पूछे बहुब्री में समास कौन सा है? बहुब्री। क्योंकि यहाँ धान और चावल की बात नहीं हो रही, कोई दूसरी बात हो रही है, समास की कैटेगरी की बात हो रही है, शब्दों को हमने कहां से कहां लिया है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब बहुब्री समास में आपको समझना क्या, चार बातों पर आपको फोकस करना है, इससे आगे पांचवी बात पर जाना भी नहीं है। कंपटीशन में कोई सा भी पेपर आप सोल्व कर सकते हो। नंबर एक, कि किसी भी सामासिक पद में न तो पहले पद की बात होती हो न दूसरे पद की बात होती हो, बात कोई अन्य अर्थ या विशिष्ट अर्थ जब निकलता है तब होता है आपका बहुब्री समास। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसके अंदर पहला पद दूसरा पद, अगर आपने ये चीज फोकस कर ली है कि अगर वो संख्यावाची है और वास्तव में वो संख्या का ही बोध करा रहा है तो वो द्विगु है।
और संख्या होते हुए भी वो संख्या का बोध न करा करके अन्य अर्थ दे रहा है, तो वो द्विगु समास की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो बहुब्रीहि में ही आएगा। अगर वो गुणवाचक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण का ही बोध करा रहा है तो वो कर्मधारय है, और बाकी वो कर्मधारय की वो भले गुणवाचक विशेषण की तरह दिख रहा है लेकिन उसका प्रयोग उस रूप में नहीं हो रहा, तो वो किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि। और इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? और वो शब्द है हमारा पौराणिक पात्र। पौराणिक पात्र, पौराणिक पात्र। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ये बना है पुराण में एक प्रत्यय लगने से, पुराण में एक प्रत्यय लगेगा। और आपको पता है हमारे यहाँ पर 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है, खूब सारे देवी देवता है। रोज कहीं न कहीं किसी किसी मोड़ पे एक एक मंदिर मिल ही जाएगा, और कोई न कोई देवता आपको दर्शन दे ही देंगे मंदिर में। हाँ, आज ये गणेश जी मिल गए, आज शिव जी मिल गए, आज राम जी का मंदिर आ गया। ये तो पौराणिक पात्र की बात कर रहा हूं। हमारे पुराणों में जो जो पात्र, उन सब के पर्यायवाची कहीं से भी उठाकर अगर परीक्षा में दिए जाए, आंख बंद करके बहुब्रीहि लिख लेना, ज्यादा सोचना नहीं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जैसे देखिए आशुतोष, आशुतोष ये भगवान शिव को कहा जाता है। हमें पता होना चाहिए कि ये भगवान शिव को कहा जाता है। अब इसका मतलब ये कि हमारा प्राय पर्यायवाची कोश जितना समृद्ध होगा उतना हम बहुब्रीहि के नजदीक होंगे। अगर आशुतोष का मीनिंग ही नहीं पता हमें अंशुमाली का मीनिंग नहीं पता है, तो फिर हम समाज को देख नहीं पाएंगे। मैं वे सभी पौराणिक पात्र बताऊंगा आपको, उनके पर्यायवाची याद करने। पर्यायवाची वाले जब पार्ट में आऊंगा उस पर विशेष फोकस करना है कि कौन ऐसे हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। तो आशुतोष क्यों कहा गया भगवान शिव को? आशु का मतलब होता है शीघ्र, तोष का मतलब होता है प्रसन्न होना, तुष्ट होना, प्रसन्न होना। हमारे यहाँ 3 देवता फेमस है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। इन तीनों में से भगवान शिव ऐसे है जो सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। 16 सोमवार में ही प्रसन्न हो जाते हैं। 16 सोमवार व्रत करो, बस पसंद हो गए, प्रसन्न हो गए, और जो पसंद चाहिए वो आपको दे देंगे। इसलिए आप देखना पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के अनुयायी आपको मिलेंगे तो भोलेनाथ के मिलेंगे, और मंदिर भी किसके मिलेंगे? भोलेनाथ है, बोले है ना। महाशिवरात्रि आ रही है, अब देखना महाशिवरात्रि के दिन क्या होगा, है ना। लोग कैसे भोले में रम जाएंगे, तो भोले के नाथ है, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा गया। ये हमें पता होना चाहिए। तो पौराणिक पात्र नंबर 1। दूसरी बात, परंपरा से रूढ़, ये आपके लिए थोड़ा कठिन होगा समझना। ये परंपरा से रूढ़ का मतलब क्या है, इसको जानना जरूरी। रूढ़ का मतलब है किसी एक के लिए फिक्स हो जाना। हमारे हिंदी में शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ये 3 शब्द है जो रीट में हम पढ़ाते हैं। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे पेड़, इसके टुकड़े नहीं होते, ये रूढ़ है। एक पेड़ का मतलब पेड़ ही होता है, पर्वत नहीं होता, किसी एक का अर्थ दे रहा है, ठीक है। यौगिक का मतलब है जो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से बनते हो। जैसे देखिए जल धारा, ये समास से बन रहा है, व्यावहारिक प्रत्यय से बन रहा है, आहार उपसर्ग से बन रहा है, और दिग्गज संधि से बन रहा है। ये सभी योग से बने, इसलिए इनको यौगिक कहते हैं। इनके टुकड़े हो सकते हैं, जल धारा के टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो ये यौगिक की। लेकिन एक शब्द और होता है, योग रूढ़। इसका मीनिंग क्या है? वे शब्द जो बनते तो यौगिक की तरह, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय की तरह, लेकिन किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। अर्थात एक लाइन में समझ जाए तो योग रूढ़ वाले जितने भी शब्द हैं वो बहुब्रीहि समास बनाते हैं। उदाहरण के लिए समझाता हूं, अच्छी तरीके से समझना। व्याख्या जो कर रहा हूं, गलती कहीं आपके दिमाग में भ्रम नहीं डालना है इसमें कि हाँ ये कैसे। मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, इसको थोड़ा और आगे को पढ़ाऊंगा, हालांकि खाली हम अभी क्लियर कर रहे हैं। पंकज और जलज एक शब्द है, इसके टुकड़े करते हैं। पंकज, पंख में ज लगने से प्रत्यय से बना, इसका मतलब यौगिक से बना है। पंख कहते हैं कीचड़ को, और ज कहते हैं जन्म लेने वाला, जो कीचड़ से जन्म लेता है।
हमारा माइंड सेट है अभी, इसलिए आप केवल एक ही जगह पे जा रहे हो। कीचड़ से जो भी जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं। इसका सही अर्थ, कीचड़ से तो मच्छर भी जन्म लेता है, कीचड़ से घोंगा भी जन्म लेता है, कीचड़ से कमल भी जन्म लेता है। इसको देखो, जल से मछली भी जन्म लेती है, जल से मगरमच्छ भी जन्म लेता है, जल से तो चंद्रमा भी जन्म लेता है, ऐसा कहा गया है, और जल से कमल भी जन्म लेता है। इतने के लिए जलज का प्रयोग किया जाता है, परंतु आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ जलज रूढ़ हो चुका है। किसके लिए? कमल के लिए। इसका मतलब जलज जब भी कहे तो हमारे मस्तिष्क में कौन आता है? कमल आता है। पंकज कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कौन आता है? कमल आता है। कोई कीड़ा या कोई मच्छर ये हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन वो भी तो पैदा हो रहा है, जन्म लेना है। इसलिए किसी एक के लिए रूढ़ हो जाए वो परंपरा से रूढ़ हुआ शब्द कहलाता है। तो कितनी कैटेगरी की बात कर रहा हूं? दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, ये पहले नंबर की बात की है, पौराणिक पात्र सदैव बहुब्री में। और तीसरा परंपरा से रूढ़ हुआ, वो क्या कहलाएगा? बहुब्री। और चौथा और अंतिम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जितने भी हैं, उदाहरण के लिए हम बात करें, चार मीनार। चार मीनार, चार मीनार में पहले शब्द को देखो कौन आ रहा है? ये तो संख्या है ना। कितनी मीनार है? चार। ये तो संख्या की बात हो गई। लेकिन चार मीनार हैदराबाद में एक जगह को कहा जाता है। चार मीनार एक कोई इमारत बनी हुई है जहां चार मीनारें बनी हुई है। जैसे ताजमहल बना हुआ, वैसे क्या बना हुआ है? चार मीनार। और वो दुनिया में एक ही है। कितने भी भले उसकी प्रतिकृति नकल बना ली जाए, लेकिन चार मीनार सिर्फ पूरे वर्ल्ड में फेमस किसकी है? हैदराबाद। जैसे आगरा में कौन है? ताजमहल बनाया, लेकिन दुबई में भी ताजमहल बन चुका है, उसकी नकल बन गई है, 2-3 जगह बना लिया गया होगा। लेकिन जब भी ताजमहल की बात की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आगरा वाले ताजमहल की जाती है। राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पूरे भारत में एक ही है। पंजाब भले ही संख्यावाची शब्द है, 5 नदियों का शहर, और पूरे विश्व में पंजाब 2 है, एक पाकिस्तान में भी है और एक भारत है। लेकिन जब भी पंजाब की बात की जाती है तो अमृतसर वाले पंजाब, हमारे पंजाब की बात ही सबसे पहले नंबर पे आएगी, वो तो बाद की बात है। इसका मतलब यह हुआ, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुब्री का प्रयोग करते हैं। परंपरा से रूढ़ हुए, इन सब पर बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। हम बहुब्री समास, और कल हमारी क्लास समास की सबसे अंतिम और लास्ट क्लास होगी।